नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और फैक्ट के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ पर हो जाते हैं। आज हमारी टॉप जीके एमसीक्यू की 114वीं क्लास हम यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कथन दिया है, आपने बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा है। देखिए कथन दिया है, कार्टेस आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, और कारण दिया है, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना और उस पर टैक्स लगाना था, यानी कर लगाना था। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है और क्या कारण कथन की सही स्पष्टता व्याख्या भी करता है। देखिए, जो कार्टेस आर्मेडा काफिला व्यवस्था है, जिसको सिंपल भाषा में कार्टेस पद्धति कहा जाता है, इसे हिंद महासागर में और स्पेशली अगर हम बात करें अरब सागर में लागू किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो फ्रांसीसी यहां पर नहीं होगा, इस पद्धति को पुर्तगालियों ने लागू किया था। पुर्तगालियों ने इस व्यवस्था को हिंद महासागर में जो व्यापार होता था उस पर कंट्रोल करने के लिए किया था। तो कथन यहां पर गलत है, कारण आपका सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन गलत है, कारण सही है। अब देखिए, इसी एक क्वेश्चन को लेकर आपके कितने सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में बन चुके हैं। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार आता है कि किस यूरोपीय शक्ति को समुद्र का स्वामी कहा जाता था, या कौन सी यूरोपीय शक्ति खुद को समुद्र का स्वामी कहती थी। क्वेश्चन बना है इसी कार्टेस पद्धति के कारण, क्योंकि पुर्तगालियों ने पूरे समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। पुर्तगाली खुद को समुद्र का स्वामी कहते थे। ठीक है, पुर्तगालियों ने धीरे धीरे हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। जो अरब सागर है आपका, ये हिंद महासागर का ही विस्तार है। तो कुछ जगहों पर अरब सागर दिया है, कुछ जगहों पर हिंद महासागर। जो बड़ी चीज है वो है हिंद महासागर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अरब सागर इसी का विस्तार है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने पूरे समुद्री व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया और इन्होंने कार्टेस पद्धति को यहां पर लागू किया। यह पद्धति एक तरीके की लाइसेंस थी, यानी आपको पुर्तगालियों से लाइसेंस यहां पर लेना पड़ेगा। इस पद्धति के तहत कोई देश या व्यक्ति अपना जहाज किसी एशिया के देश में भेजना चाहता है तो उसे कार्टेज लेना होता था, यानी लाइसेंस लेना होता था। और यह कार्टेज आपको फ्री में नहीं मिलता था, उसके बदले आपको टैक्स देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। तो इसको किसने लागू किया, क्यों किया, कहां पर लागू किया? हिंद महासागर को याद करेंगे, क्वेश्चन आता है। और अपने को समुद्र का स्वामी कौन कहते थे? पुर्तगाली कहते थे। ठीक है, अकबर ने भी समुद्री व्यापार के लिए कार्टेज को स्वीकार कर लिया था। ये जो कार्टेज पद्धति थी, अकबर के द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया। भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी और भारत में तंबाकू कौन लेकर आया? दोनों का आंसर होगा पुर्तगाली। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इसी विवाह के बाद जो बंबई पुर्तगालियों के कब्जे में था वो चला गया अंग्रेजों के पास, क्योंकि इस विवाह के बाद पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में दिया था राजा के पास। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने जो बंबई द्वीप था इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर दे दिया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई हमने देखी। और ये सारे क्वेश्चन तंबाकू की खेती, कार्टेज पद्धति, प्रिंटिंग प्रेस हो गया या इनका विवाह हो गया और आपका समुद्र का स्वामी हो गया, सारे क्वेश्चन पेपर में बने हैं। एक और चीज, आज हमारी जो गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी बोली के भाषा के एक डिटेल्ड वीडियो आनी थी। कुछ जरूरी काम की वजह से वीडियो के नोट्स नहीं बन पाए, तो वो वीडियो आपकी आज नहीं आ पाई। वह वीडियो अब आपकी संडे को आएगी, यानी कल आपको उसका डिटेल क्लास यहां पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? देखिए, मराठा काल के जो टैक्स थे
उनको लेकर क्वेश्चन आते हैं। दो प्रमुख टैक्स थे जो मराठा वसूल करते थे, एक था आपका चौथ और एक है आपका सरदेश मुखी। अब क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल में आ रहे हैं। पहले तो सीधा क्वेश्चन आता था मराठों से संबंधित टैक्स बताइए और आपको ये दोनों में से एक विकल्प में दे देता था। अब इनकी भी पूछी जा रही है कि ये लिए किस बात के जाते थे। तो मराठाओं के द्वारा जो पड़ोसी राज्य होते थे जिनसे वो टैक्स लेते थे और फिर उनको यह आश्वासन प्राप्त होता था कि अब यहां पर मराठाओं का आक्रमण नहीं होगा और ना लूटपाट होगी, ये टैक्स होता था चौथ टैक्स। तो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा टैक्स दिया जाता था? चौथ टैक्स दिया जाता था। सरदेश मुखी कहां से लिया जाता था? सरदेश मुखी उन क्षेत्रों से लिया जाता था जहां पर मुगलों का राज्य है, मुगलों का अधिकार है, लेकिन दावा वहां पर अपना मराठा करते हैं। तो उन टैक्सों से भी ये सरदेश मुखी लेते थे। ये सरदेश मुखी 1/10 होता था टैक्स और जो चौथ होता था ये 1/4 होता था आपका। ठीक है, जो उपज है उसका 1/4 हो गया चौथ, इसीलिए इसका नाम क्या है? चौथ। और इसमें क्या है? सरदेश मुखी। तो इसको 10 से आप याद कर सकते हैं, ये 1/10 होता था। इसको आपने ध्यान रखना है। मराठा साम्राज्य के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना है जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर और जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे पूरा डिटेल में वन लाइनर के साथ क्वेश्चन के फॉर्मेट में उनको डिटेल में कवर किया था। आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह प्रथम, जिसे रंगीला भी कहा जाता है, के संबंध में सत्य नहीं है? तो मोहम्मद शाह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है? चलिए देखते हैं। पहला, इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि किसके काल में जो महिलाएं थी वो ज्यादा अधिकार में आ गई थी मुगल काल में, वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक है, यहां पर वाला होगा। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक भी कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके शासन काल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। यह वाला पॉइंट भी आपका सही है। चौथा पॉइंट है, इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त करी थी या उनको प्रदान करी थी। तो यह वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अंग्रेजों को बंगाल में फ्री व्यापार के लिए जो अधिकार दिए थे वो फर्रुखसियार के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, फर्रुखसियार का फरमान कब आया था? 1717 में आया था और ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा उसे कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। और उसी के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल में जो शुल्क मुक्त व्यापार है यानी फ्री ट्रेड का अधिकार उनको मिल गया था। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर हम देखें मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, इसका जो शासनकाल था वो 1719 से लेकर 1748 तक रहा। इसके शासनकाल में इनका प्रभुत्व रहा। इसी के शासनकाल में 1739 में जो नादिर शाह था इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और यहां से जो मयूर सिंहासन था इसको भी लूट कर ले गया और इसी के ऊपर जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था उसको भी नादिर शाह लूट कर ले गया। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों विकल्प, नादिर शाह ने आक्रमण किया और सिंहासन पर ही ले गया। तो उस सिंहासन पर, मयूर सिंहासन पर, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं कि किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक बताइए, नादिर शाह ने किसके काल में आक्रमण किया, अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की छूट किसने प्रदान करी। तो 4-5 क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन से आपके अब बनने लगे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सही है? 4 संस्थाएं आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सा विकल्प आपने बताना है सही है इनकी स्थापना के अनुसार। देखिए, प्रार्थना सभा की बात करते हैं या प्रार्थना समाज की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1867 में होती है। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की बात करें, यह आपके 1839 में बना। परमहंस मंडली की बात करें तो यह आपके 1849 में बनी और ब्रह्म समाज काफी ज्यादा पॉपुलर है, 1828 में बना। तो इनके क्रम के अनुसार आपने लगाना है। सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 2 आ जाएगा जो कि आपकी तत्वबोधिनी सभा है। तो 4-2 से शुरू होने वाले आपके 2 विकल्प हैं, ये 2 तो एलिमिनेट हो गए। इसके बाद आपका परमहंस मंडली बनी यानी 3 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। इस चीज को आपने याद करना है। पहले केवल एक संस्था दे देता और कहता था इसकी स्थापना कब हुई, कहां हुई और किसने करी। अब आपको इस तरीके से देता है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में करी गई। तत्वबोधिनी सभा की बात करें, इसे 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था कलकत्ता में। परमहंस मंडली की बात करें, इसे 1849 में जो
दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता जी थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया था बंबई के अंदर 1849 में। और ब्रह्म समाज आप जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय, कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन दिया है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। देखिए, आनंद मठ की बात करते हैं, काफी फेमस ये उपन्यास है और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी आनंद मठ से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे भी लिया गया है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि इनमें से किस विद्रोह या किस आंदोलन का उल्लेख आनंद मठ पर किया गया है, या आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है। यह आपके सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख है और वंदे मातरम इसी से हमने लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी। तो तीन यहां पर आपको क्रांतिकारी संगठन दिए गए हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करते हैं, इसकी स्थापना आपके जापान में हुई थी। ठीक है, कौन करते हैं जापान में? 1942 में रास बिहारी बोस इसकी स्थापना करते हैं। दूसरा संगठन दिया है इंडियन होम रूल सोसाइटी, बहुत बार पेपर में आई है, इसकी स्थापना लंदन में होती है, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। अब आपको ये दो पता है तो आपको इसको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहां पर विदेश में बने थे। यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करें तो यह आपके अमेरिका में बना था, कुछ जगहों पर 1908 है, कुछ जगहों पर 1910 है, आपने 8 को पहले रेफरेंस देना है। जो यूनाइटेड इंडिया हाउस है, देखिए इंडियन हाउस जो बना था वो लंदन में बना था, जो यूनाइटेड इंडिया हाउस है ये अमेरिका में बना था और इसके संस्थापक तारकनाथ दास थे। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ जगहों पर यह क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस किसने स्थापित किया, और हमेशा आपको विकल्प दिया जाता है लाला हरदयाल ने। हरदयाल ने गदर पार्टी वहां शुरू करी थी, गदर अखबार निकाला था, इसको किसने शुरू किया है? तारकनाथ दास ने। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था? तो एक साल के भीतर स्वराज प्राप्ति यह किस आंदोलन के संदर्भ में कहा गया था? किस आंदोलन का उद्देश्य था? यह उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। कई बार हमने इस प्रश्न को देखा है, राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में भी इसके बारे में डिटेल से बात करी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य यहां पर रखा था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन आपके 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित किया गया। स्थगित करने का कारण क्या था? जो 5 फरवरी को आपका चौराचौरी कांड होता है उसकी वजह से। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन है यह महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, जो उसके आरोपी हैं उनको सजा दिलाना, ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा यहां पर दिया गया था। और तीसरा उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का सम्मानपूर्वक यहां पर हल निकालना, क्योंकि साथ साथ में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सल्तनत कालीन निम्न करों में से कौन सा एक कर गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? देखिए, गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था, और किसानों से क्या लिया जाएगा? किसानों से भू राजस्व लिया जाएगा। तो भू राजस्व कर बताना है आपने, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। कौन सा टैक्स हो जाएगा यहां पर? यह हो जाएगा आपका खराज, ऑप्शन बी। जजिया भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था, लेकिन यह धार्मिक कर है। ठीक है, कृषक कर कौन सा था? राजस्व कर कौन सा था, या जिसे भूमि कर भी कहते हैं, वो आपका खराज था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सल्तनत काल के 5 प्रमुख कर हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है आपका जजिया, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ठीक है, ज़कात की बात करें, यह भी एक धार्मिक कर है, दोनों धार्मिक कर हैं। ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, लेकिन यह वाला कर स्वैच्छिक था और काफी कम था। ठीक है, इसी प्रकार खुम्स एक टैक्स था, लूट से प्राप्त धन जो होता था उसे खुम्स कहा जाता था, उसी में से सुल्तान कुछ पैसा लेता था जिसे खुम्स कहते थे। ठीक है, खराज की बात करें तो यह भू राजस्व है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और यही आपका पेपर में आया हुआ था। और उस्र की बात करें, यह भी आपका भू राजस्व है, यह मुसलमानों से लिया जाता था और यह भी काफी कम होता था। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो उस्र होता था आपका
ज्यादातर ये आपका 1/10 होता था। जबकि खराज की बात करें, दोनों भूमि कर हैं, लेकिन जो खराज होता था आपका ये 1/5 से लेकर 1/3 के बीच में होता था। कुछ इसे 1/5 वसूल करते थे, कुछ 1/3 करते थे। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपरों में आता है, इनमें से किस सुल्तान ने भू राजस्व को 50% बढ़ा दिया था? तो 50% इसको लिया था, 1/2 इसको लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी सुल्तान 1/3 या 1/5 लेते थे, लेकिन 50% इसको कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में किस पर्व में गीता का उल्लेख मिलता है? देखिए, जो भगवत गीता है वो महाभारत का ही एक पार्ट है। महाभारत में आपके टोटल 18 पर्व हैं, उन्हीं में से किस पर्व में गीता का उल्लेख है यह आपको पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहां पर, उनको देखिए। महाभारत के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत का अंतिम रूप से संकलन कब हुआ? जो महाभारत है, रामायण है, लिखित तो पहले गई थी, लेकिन इनमें लगातार चेंजेस होते रहते थे। अंतिम रूप से जो ये संकलित हुई हैं दोनों हमारे ग्रंथ, ये गुप्त काल में आकर हुए थे। ठीक है। महाभारत में शुरुआत में श्लोकों की संख्या 8800 थी, तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जब इसमें श्लोक 24,000 हो गए तब इसे भारत कहा जाने लगा, और जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख के पार हो गई तो इसे महाभारत या सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाने लगा। क्वेश्चन कैसे आते? क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है? दोनों आंसर होगा महाभारत। ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें टोटल 18 पर्व हैं, और इसी का जो 6 नंबर का पर्व है उसी में गीता का उल्लेख यहां पर किया गया है, और यह 6ठा पर्व किस नाम से है? भीष्म पर्व के नाम से है। तो हमने पूरी डिटेल यहां पर देखी महाभारत को लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद और भगवान विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? तो कुषाण वंश के कौन से शासक के सिक्कों पर भगवान शिव, स्कंद और भगवान विष्णु की आकृतियां मिलती हैं? सही आंसर हो जाएगा हुविष्क के सिक्कों पर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, कुषाण वंश की बात करते हैं। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कडफिसेस था। ठीक है। कई बार आता है इसके संस्थापक का नाम बताइए, कुजुल कडफिसेस। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम कनिष्क था, और इस वंश में कनिष्क का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम हुविष्क था, और इसी हुविष्क के सिक्कों पर हमें ये सारी आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो गुप्त काल में जो पुलिस विभाग का टॉप अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे दंडपाशिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो महादंड नायक कहा जाता था, यह जज को कहा जाता था, जो न्यायाधीश होता था गुप्त काल में उसे महादंड नायक कहते थे, और महाबलाधिकृत यह कहा जाता था सेनापति को। तो तीनों को याद करेंगे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर बताएं कौन सा वाला सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है, संविधान निर्माताओं ने यह विचार यानी डीपीएसपी 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो हमने डीपीएसपी कहां से लिए हैं? हमने डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, और आयरलैंड का संविधान 1937 में बना था। तो पहला वाला तो आपका सही हो गया। दूसरा, आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब हमने डीपीएसपी की डिटेल क्लास कवर करी थी संविधान सीरीज के अंदर, उसमें हमने जाना था कि भारत ने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। अब जहां जहां पर आपका सेकंड वाला है वो आपके गलत हो जाएंगे, केवल आपका पहला कथन यहां पर सही है। हमने आयरलैंड के संविधान से लिया जरूर है, लेकिन आयरलैंड ने इनको स्पेन से लिया है, ना कि अमेरिका से। और अब ये वाला भी पूछा जाने लगा है। संविधान में डीपीएसपी हमारे भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है। संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, भारत में जब बजट को पेश किया जाता है तो 6 चरण होते हैं इसके पारित होने तक के। इनको आपने अब क्रम लगाना है, सही कूट में इनको आयोजित करना है कि कौन सा वाला यहां पर सही है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, यानी सबसे पहले आपका 2 आएगा।
बजट को प्रस्तुत करने के बाद उसके ऊपर आम बहस की जाएगी। जब आम बहस हो जाएगी तो विभागीय समितियों के द्वारा जांच कराई जाएगी। जब यह समितियां जांच कर लेंगी उसके बाद अनुदान पर जो मांग होगी उस पर मतदान कराया जाएगा। उसके बाद विनियोग विधेयक ये पारित होगा और अंत में आपका वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर क्रम है, 6 चरणों में इसे बांटा जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा यहां पर 2, 1, 5, 3, 6 और 4, यानी ऑप्शन बी सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 112 में किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपको विकल्पों के माध्यम से भी, अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसा मैं हर बार कहता हूं, कूट वाले क्वेश्चन करने के आपके पास कई सारे तरीके होते हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा है तो आप कर जाएंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि विकल्प क्या आपको उस हिसाब से दिए हैं। ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही देता है, हर क्वेश्चन में नहीं देता, कभी कभी फंसाने वाले भी देता है, लेकिन मैक्सिमम आपके विकल्प इसी तरीके के होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से उनको देखें आंसर कर जाएंगे। यहां पर आपको मान लीजिए कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि अंत में वित्त विधेयक पारित हो जाएगा, तो 4 जहां अंत में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से विकल्प भी आपके आते हैं, हर बार आएंगे या हर बार आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इस एंगल से भी क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं इनके अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष का या 62 वर्ष की आयु तक होता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, दोनों के लिए यही आपकी आयु सीमा है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भूगोल की जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने मैप के माध्यम से सारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे इंडियन ज्योग्राफी को लेकर उनको देखा था। भारत के जो सीमावर्ती और पड़ोसी देश हैं उसके बारे में क्वेश्चन बना है। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं 7। कौन कौन से हैं? 7 देश है आपका। पहला है चाइना, उत्तर में है। नेपाल, ये भी उत्तर में लगा हुआ है। भूटान, ये भी उत्तर में है। बांग्लादेश पूर्व में, म्यांमार पूर्व में, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। तो स्थलीय सीमा से ये 7 देश भारत के साथ लगे हुए हैं। जलीय सीमा से लगने वाले देश 2 हैं, एक है श्रीलंका और एक आपका मालदीव। तो 7 स्थल से 2 जलीय से, यानी टोटल कितने पड़ोसी देश हो गए? 9 हो गए। ऐसे कितने देश हैं जो जल और स्थल दोनों से लगे हैं? इनकी संख्या 3 है, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस किस को शामिल किया जाता है? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, इन सबको शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से उसने घुमाया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी कमजोर हैं आप इस क्वेश्चन में गलती कर जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आप जानते हैं गोदावरी है। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन पूछा है अरब सागर में गिरने वाली। अब यह आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इधर की साइड आपकी बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है या हिंद महासागर का ही जो एक विस्तार है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, मैक्सिमम नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं भारत की, चाहे वो हिमालय नदियां हो या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो। इन नदियों को बोला जाता है पूर्व वाहिनी नदी, यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। और जो अरब सागर में गिरती हैं इनकी संख्या काफी कम है और इन नदियों को पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। पश्चिम की ओर बहने का मतलब है अरब सागर में गिरना, और अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं आपकी, एक है नर्मदा और एक है आपकी ताप्ती, और इन दोनों में जो लंबी नदी है वो है आपकी नर्मदा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और पश्चिम की ओर बहने का मतलब है अरब सागर में गिरना, और यही चीज यहां पर पूछी गई थी। ठीक है, नदी तंत्र को भी हमने मैप के माध्यम से, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियां, सबको हमने डिटेल में मैप के माध्यम से देखा था। नेक्स्ट है, दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है?
तो दैनिक तापांतर भारत में किस प्रकार की क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है? सही आंसर है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु की विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता है यहाँ का दैनिक तापांतर, यानी दिन में गर्मी ज्यादा होती है और रात में ठंड यहां पर होने लगती है, यानी दिन और रात के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर यहां पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? हम जानते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, धन विधेयक कहां रखा जाता है? धन विधेयक हमेशा लोकसभा में। अब ये बताइए किस आर्टिकल में यह बात कही गई है? संविधान में लिखा तो होगा ना कि धन विधेयक केवल आपके लोकसभा में ही आएगा। यह बात बिल्कुल कही गई है और आर्टिकल 109 में कही गई है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आर्टिकल 109 यह कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। प्रस्तावित करने का मतलब है सबसे पहले इसे वहीं पर प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है और 111 में विधेयकों पर सहमति किस प्रकार से राष्ट्रपति देंगे वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पैसा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? देखिए, पैसा अधिनियम की बात करते हैं, इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, यानी जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधान कैसे लागू किए जाएं, किन किन क्षेत्रों में लागू किए जाएं, उन सब के अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने एक एक्ट बनाया था जिसमें कुछ नियम हैं कि आप इन क्षेत्रों में पंचायती राज, कौन से क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं वहां पर कर सकते हैं या किन क्षेत्रों में नहीं कर सकते। उन सब नियमों को लेकर एक एक्ट बना है जिसे पैसा अधिनियम कहा जाता है। यह आपके 1996 में आया था और इसे भूरिया समिति की सिफारिशों पर लाया गया था। दिलीप सिंह भूरिया इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य, जो ये समिति बनी थी, उद्देश्य जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी स्थिति का अध्ययन करना और यह देखना या यह सुझाव देना कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किस प्रकार से लागू किए जा सकते हैं। तो इसके लिए आया है पैसा एक्ट। कब आया है? 96 में। किसके साथ आया, किसकी सिफारिश पर आया? भूरिया समिति। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो प्रिवेंशन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से शून्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो शून्यकाल को लेकर आपने कथन बताना है सही वाला। चलिए देखते हैं। पहला है, शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल ये सही है। शून्यकाल में कोई भी विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, यह भी आपका सही है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल को लाना भारत की देन है, तो भारत के द्वारा इसको लाया गया है। संसदीय प्रक्रिया यानी संविधान के अंदर जो नियम बनाए गए हैं संसदीय प्रक्रिया के, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल की शुरुआत भारत की तरफ से ही करी गई है, 1962 में करी गई थी और मीडिया के द्वारा इसे जीरो हावर नाम दिया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, पूर्व सूचना दिए जाने के बाद ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है, यह वाला गलत हो गया। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के या बिना पूर्व अनुमति के आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। जहां जहां पर आपका तीसरा है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। जब संसद का सत्र शुरू होता है, बैठक शुरू होती है, पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है और प्रश्नकाल के बाद का जो अगला घंटा है उसे शून्यकाल कहते हैं। इस चीज को याद करेंगे। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 1962 से हुई है। क्वेश्चन कई बार बना है जीरो हावर को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखा बल्कि इनको पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक फैक्ट को सिंपल भाषा में समझते हुए हम यहां पर चले। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।